कज़न यार, ये अल्फाज कभी मुझे सख्त नापसंद थे और कहने वाला भी, मगर अब यही अल्फाज मेरा सरमाया हयात हैं। मेरी समातों में आज भी ये अल्फाज गूंजते रहते हैं। मेरा नाम नौशीन है और घर वाले मुझे नौशी कहते हैं, मगर वो मुझे हमेशा कज़न या फिर कज़न यार ही कहता था। वक्त वक्त की बात है, कभी वो मुझे सख्त नापसंद था और उसके ये अल्फाज भी, बल्कि यूं कह लें कि मुझे उससे नफ़रत ही थी। उसके कज़न यार कहने से मैं चिढ़ जाती थी और उसे खूब बेइज्जत करती थी। उसे बात बे बात बेइज्जत करना और उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना मेरा पसंदीदा मशगला था, और यही मशगला अब मेरा उम्र भर का पछतावा बल्कि रोग बन गया है। उसे शायरी से लगाव था और मुझे शायरी सख्त नापसंद थी, मगर अब मुझे बहुत सी गज़लें और शेर याद हैं, और वो सब शेर भी याद हैं जो उसने मुझे अक्सर व बेशतर सुनाए थे। वो मेरे मामू का बेटा था। नाम तो उसका अदनान था, मगर सब उसे आदि कहते थे सिवाय मेरे। मैंने उसे कभी नाम से बुलाया ही नहीं था और ना कभी उसे इंसान समझा था। मैं हमेशा उसे ओए या ओए पेंडू कहकर ही बुलाती थी। वो हमारी गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से मैं उसे अक्सर ड्राइवर भी कह देती थी। इस बात से मेरा मकसद फ़कत उसको जलील करना होता था, मगर उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया था और ना ही वो कभी नाराज़ हुआ था। वो 9वीं क्लास में था जब मामू फोत हो गए। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारी आदि के कंधों। हम समेत आदि के बाकी सारे रिश्तेदार अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, मगर किसी को भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि कोई उनके सर पर हाथ रख देता। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। वक्त गुजरता गया। आदि ने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया और जैसे तैसे घर का खर्च भी चलाया। पता नहीं उसने कब और कहाँ से ड्राइवरी सीखी। वो लोग कभी कभी हमारे घर हमसे मिलने आ जाते थे, मगर हम लोग कभी उनके घर नहीं गए थे। अम्मी 1-2 बार गई थी, बाकी कोई नहीं जाता था। अब की बार आदि अपनी अम्मी के साथ आया तो अब्बू ने उसे घर ड्राइवर की ऑफ़र की, जिसको उसने कबूल कर लिया। अब्बू ने घर में कोई ड्राइवर नहीं रखा था और खुद ही मुझे और मेरी छोटी बहन समरीन को कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते। आदि के आने से अब्बू बेफिक्र हो गए थे। मैं जानती थी आदि मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। यूं कह लें कि मैं उसे तवज्जो के काबिल ही नहीं समझती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी पसंद का इजहार कर ही दिया। उसने कहा था, नौशी, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मगर ये दिल के फैसले होते हैं और इस पर किसी का जोर नहीं होता। तुम किसी काबिल भी नहीं हो, मैंने उसे कहा था। वैसे फैसले दिमाग करता है, दिल नहीं, बशर्ते कि किसी के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ हो। मैंने उसे आड़े हाथों लिया था। मोहब्बत में फैसले दिल के ही होते हैं कज़न, आदि ने धीमे से लहजे में कहा था। मोहब्बत में अगर फैसले दिमाग करने लगे तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, मफाद परस्ती बन जाती है। उसने हस्बे आदत अपनी बात की दलील शेर में दी। इसके इजहार के बाद तो मुझे जैसे उससे खुदा वास्ते का बैर ही हो गया था। मैंने जानबूझकर उसे यहाँ तक भी कह दिया था कि वो मुझे मोहब्बत के चक्कर में फंसाकर अमीर होना चाहता है। उसने कहा था कि शादी और मोहब्बत 2 अलहदा चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं हम जिससे मोहब्बत करें उससे हमारी शादी भी हो जाए, मगर ये भी कोई नहीं कह सकता कि जिससे हमारी शादी होगी उससे हमें मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं और कुछ ख़ास इंसान भी। मैं जानती थी कि आदि किसी लालच में मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मगर किसी भी बात पर सही मुझे तो उसे जलील करना होता था। इसके बाद जब जब मुझे मौका मिला मैंने उसे खूब बेइज्जत किया। मैंने ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा था, शायद इसलिए मुझे किसी के दुख का एहसास भी नहीं था। बहुत ही बेहिस थी मैं। दौलत की फरावानी से मुझ में तकब्बुर आ गया था और नखरा तो हद से ज़्यादा था। फिर एक दिन मैंने अपनी दोस्तों से कहकर उसकी यूनिवर्सिटी में बेइज्जती करवाई। मेरी दोस्त उसकी मोहब्बत और गुर्बत पर तंज करती रही। आदि ने सब कुछ हिम्मत से सुना और फ़कत इतना कहा, कज़न, किसी की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाते। अगला बंदा अपनी मोहब्बत में वाकई सच्चा और मुखलिस है तो मोहब्बत की बद्दुआ लग जाती है। मजाक उड़ाने वालों का एक दिन अपना मजाक बन सकता है, और हमने इस बात पर भी उसका खूब मजाक उड़ाया। मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था। अब्बू को मेरे लिए एक लड़का पसंद आ गया। आला तालीम याफ्ता और अमीर तरीन घराना था। उनकी भी हमारी तरह फैक्ट्रियाँ और दीगर कारोबार थे। लड़के वाले मुझे देखने आए और पसंद कर गए। हमारे घर वालों को भी लड़का पसंद आ गया। मंगनी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मंगनी से एक दिन पहले ही आदि बहाना बनाकर अपने गांव चला गया।
शायद उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुझे किसी और के नाम होते देख सकता। वो 3-4 दिन बाद वापस आया था। उसके आते ही मैंने उसे अपने मंगेतर साद की तस्वीर दिखाई और कहा कि देखो, ऐसे लोग होते हैं जिनसे मोहब्बत की जाती है और जो किसी काबिल भी होते हैं। ये सब मैंने फ़कत उसे जलाने के लिए कहा था। उसे तड़पाने का एक नया तरीका मेरे हाथ में आ गया था। मैं जानबूझकर मोबाइल कान से लगाकर आदि के करीब से गुजरती, कदरे ऊंची आवाज़ में उन्हें जानू जान वगैरह कहती। हाँ यार, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। साद मुझे जताता रहता था कि मैं उसे बेहद पसंद हूँ और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कमाल का हौसला था आदि का भी। उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया था, बस कभी कभी कोई शेर सुना देता और फिर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए रखता। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी एक टांग में मुसलसल दर्द रहने लगा। बहुत इलाज कराए, मुल्क के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, मगर किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन पड़ोसन अम्मी से कह रही थी, नौशी को किसी आमिल के पास ले जाओ, हो सकता है किसी ने कोई जादू टोना करा दिया हो, पता नहीं किसी ने काला जादू करा दिया हो। पड़ोसन के मुंह से काला जादू का सुनकर मेरे ज़हन में पहला ख्याल आदि का आया। जरूर इसी कमीने ने हसद में ऐसा किया होगा, मुझे अपनी तरफ माइल करने के लिए मेरे दिमाग ने कहा था और मैंने बिना सोचे समझे उस बात पर ईमान ले आई। मेरी आदि से नफरत में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया था। अब मैं उसे अपने घर से जलील करके निकालने के बहाने ढूंढने लगी। मैं अब उसकी शक्ल भी देखने की रवादार नहीं थी। 6-7 माह के बाद टांग का दर्द तो ख़त्म हो गया था, मगर बेतहाशा पेन किलर खाने से मेरे गुर्दे नाकारा हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि दोनों गुर्दे ख़त्म हैं, निकालने पड़ेंगे, कहीं से एक गुर्दे का बंदोबस्त कर लीजिए। गुर्दा खरीदना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मुझे यकीन था कि मेरा मंगेतर साद मुझे अपना एक गुर्दा दे देगा। वो मुझसे अक्सर कहता था कि वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। अब्बू ने अपने जानने वालों से बात की कि वो जितने पैसे में भी हो कहीं से एक गुर्दे का इंतज़ाम करें। साद मेरे लिए बहुत फिक्रमंद था। मुझे यकीन था कि वो कहेगा, नौशी मेरी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं दूंगा अपना गुर्दा तुम्हें। मगर साद ने ऐसी कोई बात नहीं की। साद ने इतना ज़रूर कहा था कि परेशान नहीं होना, हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही कोई इंतज़ाम हो जाएगा। फिर मैंने एक रात फ़ोन पर खुद ही उसे कह दिया कि जानी, अपना एक गुर्दा मुझे दे दो ना। मैंने बड़े मान से कहा था और मुझे यकीन था कि साद कहेगा कि गुर्दा क्या चीज़ है, तुम जान भी मांगो तो हाजिर है। साद कुछ पल के लिए चुप हो गया था। नौशी यार, मैं तुम्हें कैसे अपना गुर्दा दे सकता हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, तो मेरे मान और भरोसे का महल ज़मीन बोस हो गया। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल दाखिल करा दिया गया। गुर्दे का इंतज़ाम हो गया था। मुझे पता था अब्बू करोड़ों खर्च करके भी गुर्दे का इंतज़ाम कर लेते और उन्होंने कर भी लिया था। जब से मेरी टांग में दर्द शुरू हुआ था, आदि बहुत परेशान रहने लगा था, मगर मैं जानती थी कि वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ड्रामा कर रहा है ताकि मुझे उस पर शक ना हो, वरना अंदर से तो वो बहुत खुश होगा। फिर मेरे गुर्दों के नाकारा होने का सुनकर तो वो मज़ीद परेशान हो गया था। शायद उसने जो अमल मुझ पर कराया था उसे उसकी उस हद तक तवक्को ना थी। आदि मेरे पास आया और उसने मुझे तसल्ली भी दी कि परेशान नहीं होना, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे उसकी शक्ल से भी उलझन होने लगी थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो कुछ देर बैठा रहा, मैंने उसे देखना भी गवारा ना किया। फिर वो खुद ही उठकर चला गया। ऑपरेशन कामयाब हुआ था। अस्पताल में साद और उसके घर वाले मेरी अयादत को आए थे। आदि तो पहले ही दिन से अस्पताल में था। वो मेरे लिए सफ़ेद फूल लेकर आया था। वो जानता था कि मुझे सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, मगर मैंने अपनी नफ़रत का इजहार करने के लिए उसके लाए हुए फूलों को उसी के सामने तोड़ मोड़ कर फेंक दिया। मैं जिस हाल में थी उसका जिम्मेदार आदि ही तो था। अगरचे मेरे पास इस बात का सबूत नहीं था, मगर आदि के सिवा और कोई ऐसा कर भी नहीं सकता था जो मुझसे इंतकाम लेना चाहता हो। तो मेरी हर बेइज्जती को उस मीसने ने इसलिए हंसकर सहा था कि बाद में वो मुझे रोता हुआ देखे। आदि ने अपने लाए हुए फूलों का हशर देखकर बस इतना ही कहा था, कज़न यार, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बिला वजह किसी से इतनी नफरत भी ना करो कि आपकी नफरत से किसी के दिल पर लगे जख्म में बाद में आपके लिए नासूर बन जाए। आदि के अल्फाज से मुझे लगा जैसे वो मुझे जता रहा हो कि मुझे इस हाल तक लाने वाला वही है। मैं अस्पताल से घर आई तो आदि की अम्मी यानी मेरी मुमानी मुझे मिलने आई थी। वो 2-3 बार पहले भी मेरी अयादत को आ चुकी थी।
कुछ ही दिनों में मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। मुझे बस ऐसे मौके की तलाश थी कि आदि को सबकी नज़रों में जलील करके उसे इस घर से निकलवा सकूं। उसने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और एक दिन मुझे अचानक ही एक शैतानी ख्याल सूझा। हमारे घर काम करने के लिए एक 20-22 साल लड़की आई थी। मैंने उसे 10,000 दिए और कहा कि मैं तुम्हें जो कुछ कहूँगी वही सब अब्बू के पूछने पर उनके सामने दोहरा देना। 10,000 की रकम देखकर वो फौरन तैयार हो गई थी। मैंने रात को अब्बू के कान भर दिए कि काम करने वाली लड़की ने कहा है कि वो यहाँ काम नहीं करेगी जब तक आदि इस घर में है, क्योंकि वो उसे पैसे का लालच देकर अपने साथ रात गुजारने का कहता है। 2-3 बार तो उसने दस्तदराजी भी की है। अगले दिन काम वाली आई तो मैंने उसे अब्बू के पास भेजा, बल्कि साथ ही ले गई। उसने भी वही कुछ कहा जो मैंने रात को अब्बू को बताया था। अब्बू ने आदि से पूछना भी गवारा ना किया, फौरन उसे बुलाया और घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आदि हक्का बक्का था। तुमने हम पे नेकी की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी करते फिरो, अब्बू ने आदि से कहा। मैंने क्या किया है? आदि ने सवाल किया था। तुमने जो किया है वो कोई बेशरम और बेगैरत ही कर सकता है। इससे पहले कि अब्बू कुछ बोलते मैंने आदि को जवाब दिया था, तुम बस फौरन इस घर से दफा हो जाओ, मैंने बड़ी अकड़ से कहा था। आदि ने मजीद कुछ नहीं कहा। उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। जाने से पहले वो मुझे कह गया था, नौशी मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि इसको निकलवाने में मेरा ही हाथ है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आदि ने कहा तो मैंने हंसकर तकब्बुर से कहा था, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है? उसने एक नज़र मुझे देखा और चला गया। मैं खुश थी कि मैंने अपना इंतकाम ले लिया। 6 माह बाद मेरी शादी होने वाली थी। मैं और साथ पहले की तरह एक दूसरे पर फ़ोन पर ढेरों बातें करते थे। मैं भूल चुकी थी कि साथ ने मुझे गुर्दा देने से इनकार कर दिया था। आदि को गए 4-5 माह ही हुए थे। मैं भी उसको भूलकर अपनी दुनिया में मस्त थी कि एक दिन फ़ोन आया कि आदि को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में है। मुझे इस खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अम्मी और समरीन उसको देखने गई थी। दूसरे दिन समरीन ने मुझे फ़ोन किया और कहा, आदि भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। समरीन ने मेरी मिन्नत तरले की और ये भी कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, आप उनकी खैरियत पूछकर फ़ोन बंद कर देना, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हों आपसे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की, मेरी बला से वो मरे या जिए, मैंने बेहिसी से कहा और समरीन के कुछ कहने से पहले ही फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद समरीन के नंबर से मैसेज आया। मैसेज आदि ने किया था, मेरे तीमारदारों से मसीहा जब ये कह देंगे दवा तासीर खो बैठी, दुआ का वक्त आ पहुंचा, ये बीमारी बहाना थी, कज़ा का वक्त आ पहुंचा, तो क्या तुम इतने बेहिस हो, यकीन उस पर न लाओगे? तो क्या तुम इतने जालिम हो, मुझे मिलने ना आओगे? नीचे आदि का नाम लिखा था। मैंने फ़ौरन डिलीट कर दिया और भाड़ में जाओ लिखकर रिप्लाई सेंड कर दिया। जवाब पढ़कर उसकी जो शक्ल हुई होगी सोचकर मैं हंस पड़ी थी। अगले दिन सुबह मेरे फ़ोन की बेल से मेरी आंख खुली। इतनी सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? मैंने बेजारी से सोचते हुए हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। बमुश्किल ज़रा सी आंखें खोलकर नंबर देखने की कोशिश की। समरीन का नाम पढ़ते ही मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे यकीन था कि फ़ोन आदि कर रहा होगा या उसने समरीन से कहा होगा कि फ़ोन करके मेरी बात करा दो। इतनी देर में मोबाइल खामोश हो गया और मैंने शुक्र अदा किया और करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश करने लगी। मोबाइल एक बार फिर बज उठा। मैंने गुस्से से मोबाइल उठाया और यस का बटन प्रेस करते ही बेजारी से बोली, सुमी क्या मसला है तुम्हें? आप ही आदि भाई फोत हो गए हैं। समरीन ने रोते हुए बमुश्किल इतना ही कहा था। मेरी नींद गायब हो गई। शायद मुझे ऐसी खबर की तवक्को नहीं थी। मुझे ज़रा सा दुख हुआ। मैं कंबल लपेटकर सोने की कोशिश करने लगी मगर नींद नहीं आई। तो मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नाश्ता बनाने लगी। अब्बू को भी इत्तला मिल चुकी थी और वो आदि के गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो, मगर मुझे ऐसे रोने धोने के मौक़ों से उलझन होती थी। मैं वहाँ क्या करूँगी अब्बू, आप लोग चले जाएं। मैंने इनकार कर दिया। मुझे थोड़ा दुख ज़रूर हुआ था मगर ऐसा भी नहीं कि मैं दिल पर ले लेती। अब्बू लोग 3 दिन बाद वापस आए। समरीन ने आते ही मुझसे शिकवा किया था, आपने अच्छा नहीं किया आदि भाई के साथ और उनसे बात नहीं की तो कम से कम उनके मरने पर ही आ जाती। उनसे ऐसी भी क्या नाराज़गी थी आपकी? उसकी आवाज़ से लग रहा था जैसे रोती रही है। मेरे जाने से कौन सा उसने ज़िंदा हो जाना था? मैंने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा।
آپ کے جانے سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتے تھے، البتہ اگر آپ ان سے بات کر لیتی تو شاید وہ زندہ ہی رہتے۔ میں نے اسے مارا ہے کیا؟ سمرین کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ہاں آپ ہی نے ان کو مارا ہے، اس انسان کو جس نے آپ کی زندگی بچائی تھی۔ کیا مطلب؟ سمرین کے جواب پر میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جس سے آپ نے آخری وقت بھی بات تک کرنا گوارا نہیں کی اور جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، انہی عادی بھائی نے آپ کو اپنا ایک گردہ دیا تھا؟ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی، بے یقینی سے میں سمرین کا منہ تکنے لگی۔ مجھے لگا سمرین شاید جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس وقت دکھ، حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے احساسات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں یہ بات ابو اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عادی بھائی نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات آپ سمیت کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا دل آرے سے کاٹ رہا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کی وجہ سے سمرین کا چہرہ دھندلانے لگا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محبت کی بد دعا لگ گئی تھی، اس بے لوث محبت کی بد دعا جس کا میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا، اور زندگی میں پہلی بار یہ انا پرست لڑکی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 5 سال گزر چکے ہیں، مگر میرے دل کو نہ صبر آیا نہ قرار۔ پچھتاوا مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں ان گنت بار میں عادی کی قبر پر جا کر معافی مانگ چکی ہوں، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ شاید عادی نے مجھے معاف نہیں کیا، کیونکہ میں نے جب اس پر بہتان لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ نوشی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جب بھی اس کی قبر پر جاتی ہوں اس کی پسند کے سرخ گلاب لے کر جاتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کاش وہ بھی میری طرح لائے ہوئے پھول میرے توڑ کر پھینک دے اور مجھے کہے کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ کاش وہ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کرے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے۔ میں اف تک نہیں کروں گی، بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، بس ایک بار۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود منگنی توڑ دی تھی اور آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اب اندھیرے ہی میرا مقدر ہے۔ روشنی کی دل دادا لڑکی کو اب اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں عادی کی قاتل میں ہی ہوں۔ مجھے یاد ہے عادی نے ایک بار ہارٹ اٹیک کی تشریح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب کسی انسان کو مسلسل دل پر زخم لگتے ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب مزید قوت نہ رہے تو کوئی ایک بات یا لفظ دھچکے کی صورت میں اس کی دل پر لگتا ہے اور دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وجہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، میرے رویے نے اسے مارا ہے، اور جب ہسپتال میں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا۔ شاید اسی بات نے اس کو مار دیا ہو۔ میں خود کو اس کا قاتل سمجھتی ہوں، اور اس کی سزا مجھے بے سکونی، تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں مل رہی ہے۔ ایک اذیت مسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کاش وہ ایک بار اپنے مخصوص انداز میں دوبارہ آ جائے اور کہے کہ کزن یار کیوں پریشان ہے، اور مجھے گلے لگا کر کہے میں آ گیا ہوں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اس کے گلے لگ کر اتنا روؤں کہ میرا سانس تھم جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ عجیب سی ہی صحیح، مگر یہی میری آخری خواہش ہے۔